हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्शला चौहान। आज का मेरा लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है, जिसमें हम फर्स्ट पेपर की यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक यूलर इक्वेशंस पर बात करेंगे। आई होप आपने इससे पहले के मेरे सारे लेक्चर्स देखे होंगे इस यूनिट के, जिसमें हमने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिराइव किए थे। आज का ये लेक्चर हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम एक रिजिड बॉडी के रिस्पेक्ट में यूलर इक्वेशंस डिराइव करेंगे। यदि हम एक रिजिड बॉडी को दो अलग अलग फ्रेम, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में रखें तो उससे किस तरह से मोशन होता है और उस मोशन के थ्रू किस तरह से यूलर्स इक्वेशन डिराइव होती है, ये आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे फर्स्ट हमने यहाँ पर एक रिजिड बॉडी कंसीडर की है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होती है, जिसके कारण उसमें टॉर्क जनरेट होता है। माना एक दृढ़ पिंड टाउ बल आघूर्ण के अंतर्गत ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रहा है, तब जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में बल आघूर्ण, तब इनर्शियल फ्रेम में किस तरह से टॉर्क होगा उसके लिए रिलेशन है बल आघूर्ण बराबर कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। बल आघूर्ण मतलब टॉर्क को हम टाउ से डिफाइन करते हैं। सो टाउ इज इक्वल टू कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से शो करते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, सो हम इसे लिख सकते हैं dl/dt। यहाँ पर हमने आई इसलिए सफिक्स में लिखा है क्योंकि हम एक इनर्शियल फ्रेम के लिए निकाल रहे हैं। सो टाउ इज इक्वल टू dl/dt आई, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पर इस इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक नॉन इनर्शियल फ्रेम को कंसीडर करेंगे। यदि पिंड से संबद्ध अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम की कल्पना करें तो यहाँ पर dl/dt आर का मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ही रोटेटरी फ्रेम कहलाती है, इसलिए हमने यहाँ पे सफिक्स में आर शो किया है। dl/dt आर इज इक्वल टू dl/dt आई माइनस ओमेगा इंटू एल, जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम के क्रॉस प्रोडक्ट में होगा। इस रिलेशन से हम dl/dt आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये पूरी टर्म इधर आ जाएगी, तो हमारे पास ये हो जाएगा dl/dt आई इज इक्वल टू dl/dt आर प्लस ओमेगा इन क्रॉस एल। ये पूरी टर्म माइनस वाली इधर आएगी, सो प्लस में हो जाएगी। यहाँ से हम dl/dt आई की वैल्यू रख सकते हैं जो है टाउ इक्वेशन फर्स्ट से। हमने इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रख दी टाउ, और ये टर्म एज इट इज़ इक्वेशन 2। अब यदि हम यहाँ पर इस इक्वेशन 2 के बाद यदि हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कंसिडर करें, तो यदि प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, यदि मुख्य अक्षों में ओमेगा के अवयव, हम प्रिंसिपल एक्सिस को 3 तरह से डिवाइड करते हैं, एक्स, वाई एंड जेड। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस में ओमेगा के यदि हम एलिमेंट्स देखें तो वो हो जाएंगे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, मतलब 3 अलग अलग एक्सिस के लिए ओमेगा के इस तरह से कंपोनेंट हम कर सकते हैं। तथा एल के अवयव, एल के कंपोनेंट L1, L2 एंड L3 होंगे। हम ओमेगा और एल को इस तरह से अलग अलग 3 यूनिट वेक्टर्स में डिफाइन कर सकते हैं, जो हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू आई ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा 2 प्लस के ओमेगा 3 एंड एल इज इक्वल टू आई L1 प्लस जे L2 प्लस के L3। अब हम जानते हैं कि ये रिलेशन होता है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, एल एज इट इज़, आई एज इट इज़, और ओमेगा की हम वैल्यू रख देंगे आई ओमेगा 1 प्लस जे ओमेगा 2 प्लस के ओमेगा 3, और आई के यहाँ पर हम कंपोनेंट रखेंगे I1, I2 एंड I3। अब हम यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन का यदि डिफ्रेंशिएशन कर दे तो ये टर्म हो जाएगी dl/dt आर रोटेटरी के लिए, तो ये हो जाएगा dl/dt आर इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1 डॉट, यहाँ पर हम ऊपर डॉट का साइन लगाएंगे और ये डॉट यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन को शो करता है। यहाँ पे हम d/dt ना लिखते हुए यहाँ पर ऊपर की साइड में एक छोटा सा डॉट लगा देंगे जो डिफ्रेंशिएशन को शो करेगा। यहाँ पे ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा जो डॉट के फॉर्म में शो होता है। इक्वेशन थर्ड।
अब हमारे पास यदि हम इक्वेशन 2 को देखें तो हमारे पास GL/dt आर की एक नई वैल्यू आ गई इक्वेशन 3 से। हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म है ओमेगा इंटू ओमेगा क्रॉस एल। हम यहाँ पे ओमेगा क्रॉस एल की वैल्यू निकालेंगे। हम इसे डिटर्मिनेशन फॉर्म में शो कर सकते हैं। आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर्स, आई के साथ में ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3। यदि हम यहाँ पे एल की वैल्यू देखें तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 एंड I3 ओमेगा 3, ये आई जे के फॉर्म में। तो हमने एल की वैल्यू ये वाली पुट कर दी और ओमेगा की वैल्यू हमने पुट कर दी ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 आई जे के वेक्टर्स के साथ में। अब यदि हम इसका डिटर्मिनेशन ओपन करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, या फिर हम इसे डिटर्मिनेशन के अलावा भी एक और कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। सो हम DL/dt की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और ओमेगा और एल की जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ कंसिडर करी है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 टाउ इज इक्वल टू DL/dt की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट करेंगे। इक्वेशन 3 से हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, प्लस यहाँ पर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। ओमेगा की वैल्यू हम रखेंगे I ओमेगा 1 प्लस J ओमेगा 2 प्लस K ओमेगा 3। सो यहाँ पर हमने ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस यहाँ पर क्रॉस का साइन इनटू एल की हम वैल्यू पुट करेंगे ये वाली I1 ओमेगा 1 प्लस J I2 ओमेगा 2 प्लस K I3 ओमेगा 3, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब यदि हम यहाँ पर इस वैल्यू को एज इट इज़ रखें और इन दोनों वैल्यूज़ का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हम जानते हैं कि इस आई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। एज इट इज़ जे का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, इसमें होगा और इसमें भी होगा। के का भी इन तीनों के रिस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ पे यदि हम वेक्टर के प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई क्रॉस आई इज इक्वल टू होता है 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है 0 एंड के क्रॉस के होता है इज इक्वल टू 0। बट जब हम यहाँ पे अलग अलग टर्म्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। और यहीं पर यदि हम इन दोनों टर्म्स को यदि हम यहाँ पर पलट दें तो यही वाली वैल्यूज़ माइनस साइन के साथ में आती है। सो अब हम यहाँ पर इनके टर्म्स देखते जाएंगे। आई के साथ हम आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0। आई का जब हम जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के, और जो भी वैल्यूज साथ में आ रही है ये। जब हम आई का के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी माइनस के जे, और जो भी साथ में उसके एलिमेंट्स सारे वो कोफिशिएंट हम लिख देंगे। एज इट इज़ हम जे और के का भी इन तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी ये। आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर देख सकते हैं इन फॉर्मूले के थ्रू। अब हमारे पास जो भी 0 वाली टर्म थी उन्हें हमने हटा दिए, बाकी जो टर्म्स हमारे पास बच रही है वो हमने लिखी, प्लस ये वाली टर्म को मैंने पीछे अटैच कर दिया है, ये यहाँ पर लिखा है। इस टर्म के बाद हमारे पास आई जे के तीनों वेक्टर्स की अलग अलग कंडीशन है, तो हम आई की वैल्यू अलग रख लेंगे, प्लस जे की पूरी वैल्यू अलग, प्लस के की पूरी वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 4 देंगे। अब हम यहाँ पर जो हमने टाउ के रिस्पेक्ट में इक्वेशन निकाली है, इस टाउ को हम कंसिडर करेंगे इफ़ टाउ इज इक्वल टू आई टाउ 1 प्लस जे टाउ 2 प्लस के टाउ 3। यहाँ पर हमने टाउ के तीनों यूनिट वेक्टर्स में 3 कंपोनेंट्स किए हैं, टाउ 1, टाउ 2 एंड टाउ 3 के फॉर्म में। इन्हें यदि हम देखें, यहाँ पर यदि हम इक्वेशन 4 से देखें तो टाउ इज इक्वल टू आई टाउ 1 प्लस जे टाउ 2 प्लस के टाउ 3। मतलब ये वाली पूरी टर्म हमारे पास टाउ 1 के लिए है, ये पूरी टर्म हमारे पास टाउ 2 के लिए है, और ये पूरी टर्म हमारे पास टाउ 3 के लिए है। सो हम यहाँ पे टाउ 1, टाउ 2 और टाउ 3 को इस तरह से अटैच कर सकते हैं। ये हमने टाउ 1 के रिस्पेक्ट में लिख लिया, आई से आई कैंसिल, सो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी आई ओमेगा 1 डॉट प्लस यहाँ से ओमेगा 2 और ओमेगा 3 कॉमन निकल रहा है, इसे हमने कॉमन निकाल लिया, बचेगा हमारे पास I3 माइनस I2। एज इट इज़ हमारे पास ये वाली टर्म में से ओमेगा 1 ओमेगा 3 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास वैल्यू बचेगी I1 माइनस I3, और इस पूरी टर्म में से हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 कॉमन निकलेगा तो वैल्यू हो जाएगी I2 माइनस I1। सो हमारे पास ये टाउ के रिस्पेक्ट में 3 अलग अलग वेक्टर फॉर्म
टाउ 1, टाउ 2 एंड टाउ 3 निकला है, और इसी इक्वेशन 5 को हम यूलर्स इक्वेशंस कहते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर होगा कि किस तरह से हमने एक रिजिड बॉडी के मोशन के थ्रू यूलर्स इक्वेशन डिराइव की है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।